नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोहबाज पार्ट 4। अकेले में कहूँगा, काम करवाने के बदले तेरे को अच्छी कमीशन मिलेगी, वाडिया बोला। एक बार तो दिल किया कि उसे भगा दे, परंतु ऐसा करके वह किसी की नज़रों में शक का केंद्र नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसका तो धंधा ही यही था कि लोगों को फांस कर उनके काम करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन झाड़ना। मैं अभी आता हूँ, बख्शी साथ बैठे तीनों से बोला और खड़ा हो गया। चल। वाडिया बख्शी को लेकर होटल से बाहर निकला। क्या काम है? बख्शी बोला। यहाँ नहीं। वाडिया की आवाज़ शांत थी। पास में ही कहीं ऐसी जगह चल जहाँ कोई आता जाता ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात सुने। खास बात है? बख्शी ने उसे देखा। बहुत ही खास। बख्शी वाडिया को पास ही में ऐसी गली में ले गया जहाँ किसी का आना जाना कम था। उस गली में स्ट्रीट लाइट भी थी, जो कि काफ़ी मध्यम थी। जल्दी बोल, बख्शी ने कहा। खाने का वक्त हो रहा है, भूख लग रही है। वाडिया की आंखों में कहर भरे भाव उभरे। रोशनी पर्याप्त न होने की वजह से बख्शी उन भावों को नहीं देख पाया। मुझे पहचानता है? वाडिया का लहजा शांत ही था। नहीं, काम की बात कर। बख्शी इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। वाडिया ने अपने चेहरे से तुरंत दाढ़ी मूंछ उतारी। कम रोशनी में भी वह वाडिया को बखूबी पहचान गया। अब पहचाना? बख्शी हक्का बक्का रह गया। मुंडी हिला, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। वाडिया खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा। बख्शी का सिर फौरन सहमति भरे भाव से हिला। चेहरा फक पड़ गया था। तेरे को डर नहीं लगा कि तूने वाडिया को पहले खोखा के बारे में गलत खबर दी? दांत भींचे वाडिया ने कहा और हाथ में पकड़ी दाढ़ी मूंछ पुनः चेहरे पर चिपकाने लगा। बख्शी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां से भाग ले। फूटेगा कि नहीं? पहले मुझे मालूम नहीं था, बख्शी ने हड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा। क्या नहीं मालूम था? वाडिया ने जहरीले स्वर में पूछा। यही कि तुम वाडिया हो। अब मालूम हो गया कुत्ते। हाँ। वाडिया के चाकू का कमाल जानता है या सुन रखा है? बख्शी ने जल्दी से कहा। वाडिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। उस दिन तूने मेरे से झूठ क्यों बोला कि खोखा यहाँ नहीं, जेल में रहता है? बख्शी अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाने की पूरी चेष्टा कर रहा था। विश्वराज का खतरा सिर पर था कि अब वाडिया भी सामने आ गया था। मैंने समझा खोखे ने कोई लफड़ा कर दिया होगा। तुम उसके चेहरे का स्केच बनाकर उसकी तलाश कर रहे थे, इसलिए उसे बचाने की खातिर यूं ही कह दिया। यूं ही कह दिया? हूँ। यूं ही नहीं कहा, वाडिया दांत पीसकर बोला। खोखा यार है तेरा। जो मैं पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। झूठ बोला तो तेरी मुंडी साफ कर दूंगा। हाँ। बख्शी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तब तेरे को मालूम था कि वह करोड़ों का हाथ मार कर आया है? और मुझे नहीं मालूम था। बख्शी जल्दी से उसकी बात काट कर बोला। झूठ बोलता है? मैं सच कह रहा हूँ, बख्शी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। वाडिया ने दांत भींचकर उसकी आंखों में झांका। अब मालूम हो गया? वाडिया पूर्वता लहजे में बोला। क्या? कि उसके पास करोड़ों का माल है। बख्शी ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। कहाँ है वह? कौन? बख्शी के होठों से निकला। खोखा, तेरा यार। वाडिया की आवाज में खतरनाक भाव थे। मुझे क्या मालूम? नहीं, उसे तो सब तलाश कर रहे हैं। और? वाडिया जहरीली हंसी हंसा। वह तेरा खास यार है। बख्शी मन ही मन सतर्क हो गया। वह मेरा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी हरकतों से कभी मेरा वास्ता नहीं रहा। वाडिया पुनः हंसा। वह तेरा यार है और इसी धारावी के एक खास एरिए में वह गुम हो गया है। कहते कहते वाडिया की आवाज़ में दरिंदगी भर आई थी। और जिस खास एरिए में वह गुम हो गया है, उसी एरिए में तेरी खोली भी होनी चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बख्शी को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। जवाब तो दे दे मेरे लाडले। बख्शी जानता था कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। हाँ, विश्वराज खोखे को तलाश कर रहा है। ऐसे में किसी माँ के यार में इतना दम नहीं कि खोखे को अपने यहाँ छिपा ले, लेकिन यार की खातिर तू यह दम खम वाला काम कर सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मेरे बहादुर बच्चे? वाडिया हंसा।
बख्शी को खेल खत्म होता लगा। बोल भी दे, शर्माता क्यों है? बख्शी समझ गया कि अब बचने का कोई चांस नहीं। उसके इनकार करने पर वाडिया उसकी खोली देखेगा, बात फिर वहीं की वहीं आ जाएगी, और अगर भागने की चेष्टा की तो तब भी कोई फायदा नहीं। वाडिया उसकी खोली तक तो पहुंच ही जाएगा। जो बात 2 में है वह 100 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में उसकी खोखा की जान को और भी खतरा पैदा हो जाएगा। दौलत तो हाथ से गई ही। इस समय उसे जो भी करना होगा संभल कर करना होगा। वाडिया जैसे इंसान को रास्ते से हटाने की हिम्मत बख्शी में नहीं थी। तेज चलते बख्शी के दिमाग ने वाडिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की सोची। खोखे को दौलत के साथ विश्वराज के आदमियों की नजरों से बचाकर धारावी से बाहर निकालना था। वह इस काम को करने का हौसला नहीं कर पा रहा था, परंतु वाडिया से यह काम करवाया जा सकता था। इस काम के लिए वाडिया 150 आदमी लाकर विश्वराज के दादों से टकरा भी जाएगा। वाडिया इस काम को कर गुजर सकता था। जब खोखा दौलत के साथ धारावी से बाहर आ जाएगा तो किसी तरह वाडिया की आंखों में धूल झोंक कर खोखा और दौलत को ले उड़ेगा। इस काम में मेहनत तो बहुत होगी, सावधानी से वाडिया से पल्ला झाड़ना होगा, परंतु खोखे को दौलत के साथ धारावी से बाहर निकालने में मेहनत ज्यादा थी, वाडिया के बस में थी। अब उसे वाडिया के साथ बहुत संभल कर चलना होगा। बख्शी को खामोश पाकर वाडिया ने दांत भींचकर जेब से चाकू निकाला और उसे खोला। कम रोशनी में चाकू का फल चांदी की भांति चमक उठा। मैंने तेरे से कोई सवाल नहीं पूछा कि तू हिसाब लगाने लग जाए, वाडिया ने गुर्राकर कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तेरा सड़ा हुआ थोबड़ा देखता रहूं। मैं समझ गया हूं कि खोखा करोड़ों के माल के साथ तेरी खोली में ही है। तेरे को खत्म करके मैं आसानी से तेरी खोली तलाश कर लूंगा, और खोली के भीतर से खोखा और दौलत को भी। तूने मेरा रास्ता आसान कर, फालतू मत बोल, बख्शी तीखे स्वर में बोला, जबकि भीतर से उसका दिल धड़क उठा था। वाडिया ने हैरानी से उसे देखा। क्या बोला तू? मेरे बिना तू मेरी खोली पर जाएगा तो फंस जाएगा। मैं जानता हूँ यह दाढ़ी मूछ तू मेरे लिए नहीं, विश्वराज के लिए लगा कर आया है कि उसके आदमी तेरे को पहचान न सके। बख्शी लापरवाही भरे लेकिन संभले स्वर में कह रहा था। मेरी खोली का दरवाजा बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ेगा, शोर होगा। शोर होगा तो विश्वराज के आदमी वहां आ धमकेंगे। तब क्या हाल होगा तेरा? वाडिया की निगाह बख्शी पर टिकी रही। तू भी नहीं बचेगा, खोखा भी नहीं बचेगा, और दौलत ले जाएगा विश्वराज। वाडिया के होठ सिकुड़ गए। क्या कहना चाहता है तू? पहले चाकू बंद करके जेब में रख, इंसानों की तरह बात कर। बख्शी को अपना तुक्का तीर बनता लगा। अंदर बहुत तगड़ी पहरेदारी है विश्वराज के आदमियों की। वाडिया ने सोचपूर्ण निगाहों से उसे देखा, फिर चाकू बंद करके जेब में डाला। बोल, यह बात तो तू मानता है ना कि खोखे तक तू आसानी से नहीं पहुंच सकता? पहुंच गया तो विश्वराज के आदमी तुम्हें खत्म कर देंगे। बख्शी का लहजा अब पहले जैसा हो गया था। वाडिया की निगाह एकटक बख्शी पर थी। बोलता रहे। बोलता नहीं रहे, बख्शी ने तीखे स्वर में कहा। जवाब में हाँ हूं भी कहता रहे। उड़ रहा है, वाडिया ने दांत खींचे। देख, बख्शी ने समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर तू टिगड़े अंदाज में बात करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सीधे में फायदा हो जाएगा? हो सकता है, कर फायदा। बख्शी ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। खोखे तक, दौलत तक तू तभी पहुंच सकता है जब मैं तेरे साथ चलूं। आगे? लेकिन मैं तेरे साथ क्यों चलूं? बख्शी ने कश लिया। वाडिया ने फौरन जेब से चाकू निकाला, फल खोला और उसकी आंखों के सामने लहराकर बोला, इसलिए चलेगा तू कि चाकू से कहीं मैं तेरे को उधेड़ न दूं। उधेड़ दे? क्या? मैंने कहा मार दे मुझे। चला चाकू। बख्शी दिल पर पत्थर रखकर कह गया। हर काम चाकू से नहीं होता, कुछ काम जुबान का मीठापन करता है। जल्दी मार मुझे। वाडिया के होठ भींच गए। बख्शी उसे देखता हुआ कष्ट लेता रहा। बहुत हरामी है तू, मेरा बाप भी यही कहता होता था। क्या? हरामी को सामने देखकर हरामी बन जाओ। बख्शी समझ गया कि वाडिया उसके दबाव में आ चुका है, अब ज्यादा नहीं उछलेगा। हराम के बाल के पीछे हर हरामी दौड़ता है। वाडिया ने सोच भरे शांत अंदाज में सिगरेट सुलगाई। क्या चाहता है तू? चाहता तो तू है, और तेरी चाहत तभी पूरी होगी
जब तू मेरी बात सुनेगा और मानेगा। बख्शी कष्ट लेकर कह उठा, हराम की दौलत पाने के लिए हरामी को हरामी की बात सुननी माननी पड़ती है। तेरी बकवास में सुनकर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वाडिया के दांत भींच गए। बख्शी हौले से मुस्कुराया, कष्ट लिया। खोखा 301 करोड़ की दौलत के साथ छिपा पड़ा है, फंसा पड़ा है। इस वक्त उसी दौलत की कम और जान की ज़्यादा पड़ी है, जो उसे किसी भी तरफ से बचती नजर नहीं आ रही। बख्शी एक एक शब्द पर जोर देकर धीमे स्वर में कह रहा था, मेरी नज़र भी खोखे के पास मौजूद 301 करोड़ की दौलत पर है और तुम भी उस दौलत को पाना चाहते हो। ठीक बोला? हाँ, लेकिन अब हम दोनों मिल गए हैं तो किसी को भी पूरी दौलत नहीं मिल सकती। तो मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर आगे बैठेंगे, माल आधा आधा। वाडिया ने एक पल में ही फैसला किया कि बाद में इसकी गर्दन काट देगा। ठीक है, 301 करोड़ का आधा आधा। बहुत शराफत से मान गया। हिसाब के मामले में मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। लगता है तू भी मेरी तरह के ही विचार रखता है, तभी तो हमारी आपस में बनने जा रही है। बख्शी ने शांत स्वर में कहा, मैं तेरे को आसानी से खोखा और दौलत तक। रास्ते में विश्वराज के आदमी मौजूद हैं। मैं 30-40 आदमियों का इंतजाम करता हूँ, वाडिया ने कहा। वह रास्तों पर खड़े विश्वराज के आदमियों पर हमला बोलेंगे। इस दौरान हम खोखा और दौलत को लेकर नहीं, यह मामला नहीं जाएगा। बख्शी ने सिर हिलाया। धारावी में विश्वराज का सिक्का चलता है। तू 40 आदमी लाएगा तो वह मिनटों में 100 भेज देगा, कोई फायदा नहीं। वाडिया ने बख्शी को घूरा। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, अभी अभी आया है। क्या? तू बुर्का पहनकर औरत के रूप में खोली तक चलेगा। बख्शी ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। खोली में आधा घंटा बिताने के बाद खोखे को बुर्का डालकर बैग के साथ मैं बाहर निकाल कर यहाँ तक आऊँगा। तो हमसे कुछ कदम पीछे होगा। अगर रास्ते में विश्वराज का कोई आदमी हमारे लिए खतरा बनता है तो उससे तुम निपट लोगे। ऐसा करने में खतरा ज़्यादा है। खतरा तो है, लेकिन बचने के भी चांस हैं, बख्शी ने कहा। लेकिन जल्दी में हमारे सामने यही एक रास्ता है जिस पर काम किया जा सकता है। घबराता क्यों है? मैं भी तो तेरे साथ हूँ। मैं घबरा नहीं रहा। तो वाडिया ने सोच भरे अंदाज में स्मैक वाली सिगरेट का कश लिया। तेरी यह बात मुझे जची नहीं। क्यों? बुर्का पहनी औरत पर वह लोग शक कर सकते हैं। नहीं फंसना तो तब भी फंसेगा। तो कोई और रास्ता बता। वाडिया खामोश रहा। मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, मान ले, बख्शी जल्दी से बोला। सारा मामला कुछ ही देर में आर पार हो जाएगा। दिन निकलने तक तो यूं समझो कि खोखा और दौलत हमसे और दूर हो जाएगी। विश्वराज खोखा की तलाश में सुबह तक कोई नया कदम अवश्य उठाएगा। वाडिया के दांत भींच गए। हरामजादा विश्वराज, मैं उसे फिर देख लेना। बख्शी ने उसकी बात बीच में काटी। पहले 301 करोड़ की दौलत के बारे में सोचो। आज की रात निकल गई तो कल और कई तरह की परेशानियां सामने आ जाएंगी। वाडिया ने कष्ट लिया। ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक बात है। क्या? खोखे को हम खोली में ही खत्म कर देंगे। वाडिया की बात सुनकर बख्शी एक बारगी सकपकाया, फिर संभल गया। ऐसा करना भारी खतरा मोल लेना होगा। बख्शी जल्दी से बोला। कैसे? खोखे को मारते समय जरा भी शोर शराबा पैदा हो गया तो हमारा बचना भी कठिन हो जाएगा। बाहर विश्वराज के आदमी फैले हैं। हल्की सी चीख हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। वाडिया के होठ भींच गए। मैंने ठीक कहा? बख्शी ने वाडिया के चेहरे को देखा। वाडिया ने सिर हिला दिया। बख्शी का हौसला बढ़ा। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारी मुसीबत का कारण बने। हमारा टारगेट दौलत हासिल करना है। उसके बाद खोखे को साफ करना है। दौलत और खोखे के साथ जब हम धारावी से बाहर आ जाएंगे तो खोखे को साफ करके लाश नाले में फेंक देंगे। इस तरह वाडिया शब्दों को चबाकर बोला। खोखे को और दौलत को बाहर निकालने में खतरा है, लेकिन मैं दौलत को हासिल करने में देर भी नहीं करना चाहता। मतलब कि तैयार हो? हाँ, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वाडिया की आंखें सिकुड़ी। बुर्के का इंतजाम करने। मैं तेरे साथ चलता हूँ। बख्शी ने घूर कर वाडिया को देखा। इस तरह एक दूसरे पर शक करने से हमारा मामला नहीं जमेगा वाडिया।
अभी तो हमने एक साथ बैठकर दौलत का बंटवारा करना है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, बख्शी ने उखड़े स्वर में कहा। वाडिया ने बख्शी को घूरा। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू मुझे कुछ ज्यादा ही समझदार लगा है। वाडिया की आवाज में खतरनाक भाव उभरे। और मैं तेरी समझदारी का शिकार नहीं होना चाहता। बख्शी मुस्कुराया। मैं दौलत पाने के लिए समझदारी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बुरके का इंतजाम तू कर ले। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? बख्शी ने लापरवाही से कहा। मैं यहीं खड़ा हूँ, ले आ बुरका, वाडिया ने सख्त स्वर में कहा। बख्शी ने सिर हिलाया। कब तक आएगा? 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। 25 तो नहीं लगेंगे? वाडिया ने दांत खींचकर कहा। नहीं, 20 मिनट तक तू नहीं लौटा तो मैं 21वें मिनट तुझे मौत देने के लिए मैं तेरी तलाश शुरू कर दूंगा। बख्शी ने कुछ नहीं कहा और वहां से आगे बढ़ गया। 15वें मिनट ही बख्शी बुरके के साथ वापस लौट आया। वाडिया को बुरका पूरा आया, परंतु एक खास दिक्कत आई कि वाडिया के पांवों में मर्दाने जूते थे और इस समय जनाना चप्पल कहीं से हासिल नहीं हो सकती थी। वाडिया ने जूते पहने रहने का ही फैसला किया। रात का अंधेरा था और उसका ख्याल था कि अंधेरे में जूतों की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ सकेगी। बख्शी वाडिया रूपी बुरके वाली औरत के साथ धारावी की पतली गलियों में प्रवेश कर गया। बख्शी का दिल धड़क रहा था कि वहां फैले विश्वराज के आदमियों को उन पर किसी तरह का शक न हो। विश्वराज के कई आदमियों के करीब से वह गुजरे। अपने ही मन का चोर था, कोई गड़बड़ नहीं हुई। खोरी के बाहर पहुंचकर बख्शी ने बाहर लटकते ताले को खोला और भीतर प्रवेश कर गया। वाडिया उसके साथ था। दरवाजा बंद करने के बाद बख्शी ने लाइट ऑन की। खोखा अंधेरे में चारपाई पर सिमटा सिकुड़ा सा बैठा था। बख्शी के साथ किसी को आया देखकर उलझन में पड़ गया। लाइट में बुरके वाली औरत को देखा तो और भी उलझन में पड़ गया। बख्शी के कुछ कहने से पहले ही वाडिया ने बुरका उतार दिया। उसके चेहरे पर लगी दाढ़ी मूंछों के कारण खोखा ने उसे नहीं पहचाना। वाडिया की घूमती निगाह बैग की गठरी पर जा ठहरी। अगले ही पल वाडिया फौरन आगे बढ़ा और गठरी खोलने लगा। बख्शी शांत खड़ा रहा। यह क्या हो रहा है? खोखे के होठों से निकला। बख्शी को देखा। बख्शी ने आंखों से इशारा करके उसे खामोश रहने का इशारा किया। बैग के खुलते ही उसमें मौजूद हीरे जवाहरात चमक उठे। वाडिया की आंखों में उससे भी तीव्र चमक आ गई। वेरी गुड, वाडिया के होठों से निकला। मैंने 301 करोड़ का माल ढूंढ ही निकाला। धीरे बोल, बख्शी ने शांत स्वर में कहा, वरना भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। खोखा के चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। यह कौन है बख्शी? तू क्या कर रहा है? खोखा की आवाज में सख्ती आ गई थी। वाडिया बैग बंद करके सीधा खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी मूंछ उतारी और मुस्कुराकर खोखे को देखा। पहचानता है मुझे? वाडिया को सामने पाते ही खोखे के जिस्म में चींटियां सी दौड़ती चली गई। चेहरा फक पड़ गया। कई पलों तक उससे कुछ कहते न बना। हक्के पक्के से उसने बख्शी को देखा। बख्शी ने उसे पुनः आंखों से इशारा किया कि चिंता मत कर, सब ठीक है। खोखे, बख्शी ने एकाएक मुस्कुराकर कहा, यह वाडिया है, राहुल वाडिया। फिक्र मत कर, अपना दोस्त है। यह हमें विश्वराज के घेरे से बाहर निकाल देगा। दोस्ती के नाते बैग के माल का आधा हिस्सेदार यह होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो बाकी के आधे से ही चल जाएगा। खोखे के होठों से कोई शब्द नहीं निकला। वह कभी बख्शी को देखता तो कभी वाडिया को। वाडिया जैसे इंसान का बख्शी के साथ यहाँ आ जाना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय कुछ कहने करने के भी काबिल नहीं था। बाहर विश्वराज के आदमी उसे तलाश कर रहे थे और भीतर वाडिया मौजूद था। खोखे, बख्शी पुनः मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, वाडिया हमारा दोस्त है। इस समय हम सब एक हैं, एक दूसरे के काम आकर भविष्य को अच्छा बनाने जा रहे हैं। खोखा समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे, लेकिन इतना तो उसे स्पष्ट लग रहा था कि बख्शी की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। वो वाडिया जैसे खतरनाक इंसान को यहाँ ले आया है। उसकी निगाहों में विश्वराज से भी खतरनाक वाडिया था। खोखे ने यह सोचकर खुद को संभाला कि बख्शी ने कुछ सोचकर ही यह सब किया होगा। अपनी हालत पर काबू पाकर
खोखे ने बख्शी को बेचैनी भरी निगाहों से देखा। यह हमें यहाँ से कैसे बाहर निकालेगा? बख्शी ने बताया, मुझे यकीन नहीं कि इस तरह हम बचकर दौलत के साथ धारावी से निकल जाएंगे। यहाँ बैठे रहने से खतरा और बढ़ता जाएगा। ऐसे में कमजोर कोशिश ही भली, फिर चिंता की क्या बात है? हमसे कुछ पीछे वाडिया होगा। अगर विश्वराज के आदमियों ने हमें रोकने की या कुछ करने की चेष्टा की तो वाडिया उन्हें संभालेगा। यह खोखे ने वाडिया को देखा। अकेला इतने लोगों को संभाल लेगा? नहीं संभाल पाए ना सही, बख्शी ने सिर हिलाकर कहा। 2-4 को मारकर ही मरेगा। उस दौरान हमें तो भाग निकलने का मौका मिल जाएगा। वाडिया के साथ हमारा यही तय है कि यह हमें धारावी से बाहर निकालेगा तो बैग का आधा माल लेगा। वाडिया लापरवाही से दाढ़ी मूछें पुनः चेहरे पर लगाने लगा। क्यों वाडिया? बख्शी बोला। मैंने ठीक कहा? ठीक कहा। वाडिया की आवाज शांत थी। बख्शी ने मुस्कुराकर खोखे को देखा और आंख मारकर बोला, फिक्र मत करो, वाडिया अपना पक्का यार बन चुका है। खोखे ने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराने की चेष्टा में गहरी सांस लेकर रह गया। जो भी हो, वाडिया का इस समय यहाँ मौजूद होना उसे जरा भी रास नहीं आया था। हम यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? खोखे ने धीमे स्वर में कहा। बख्शी ने फौरन वाडिया को देखा। यह ठीक बात पूछता है। मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र मत करो, वाडिया ने मुस्कुराकर कहा। मेरे पास ऐसा ठिकाना है जहाँ हवा भी नहीं पहुँच सकती। यहाँ से निकलने के बाद खतरा हमारे पास फटक भी नहीं सकेगा। देखा? बख्शी ने मुस्कुराकर खोखे को देखा। वाडिया अपना कितना बड़ा यार है। खोखे ने उलझन भरे अंदाज में गर्दन हिला दी। बुर्का पहन ले, वाडिया बोला। खोखा अपनी जगह से उठा। मन में ढेरों तूफानी विचार लिए बुर्का डालने में व्यस्त हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बख्शी क्या खेल खेल रहा है। खोखा एक पल के लिए भी इस बात को नहीं भूला था कि उसके पास 301 करोड़ की दौलत है और इतनी दौलत के लिए उसकी एक लाश तो क्या 50 लाशें भी बिक सकती थी। बुर्का डालकर खोखा तैयार हो गया। मन ही मन उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हथियार के नाम पर उसके पास छोटा सा चाकू भी नहीं था। जाने क्यों उसे अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। बख्शी जानता था कि वाडिया कितना खतरनाक इंसान है। ऐसे में वाडिया को यहाँ लेकर आना बख्शी को शक के घेरे में खड़ा कर देता था। बख्शी ने आगे बढ़कर बैग को पुनः चादर में बांधकर उसे गठरी का रूप दिया और उठाकर कंधे पर लादते हुए बोला, चलें? चलो, वाडिया ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? बख्शी ने वाडिया से पूछा। है। वाडिया के हाथ कपड़ों में छिपी आयशा की दी रिवॉल्वर पर जा टिका। मुझे दे दो, कहीं जरूरत पड़ गई तो? कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, वाडिया ने जहरीले स्वर में कहा। जरूरत पड़ने पर जरूरत पूरी करने के लिए मैं तुम दोनों से 15 कदम पीछे जो मौजूद रहूंगा। तुम्हारी मर्जी। बख्शी गहरी सांस लेकर रह गया। वाडिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बैग को लेकर भागने की चेष्टा मत करना, वाडिया ने खतरनाक स्वर में कहा। मुझे रिवॉल्वर से ज्यादा अपने चाकू पर भरोसा रहता है, जो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। अजीब आदमी हो तुम, बख्शी ने उखड़े स्वर में कहा। मैं खोखे को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि तुम हमारे अच्छे दोस्त हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वाडिया ने हाथ के इशारे से बख्शी को बाहर निकलने के लिए कहा। बख्शी बैग को गठरी बनाए कंधे पर लादे बाहर निकला। खोखे ने बुर्का चेहरे पर डाला। औरतों की तरह चलना, वाडिया ने उसे सतर्क किया। खोखा बाहर निकल गया। कुछ सेकंडों के बाद वाडिया भी बाहर निकला और आगे बढ़ गया। बख्शी और खोखा उससे करीब 15-20 कदम आगे जा रहे थे। चक्कर क्या है? खोखे ने दांत भींचकर कहा। वाडिया को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बुरे वक्त में गधे को बाप बनाया है, बख्शी ने दबे स्वर में कहा। कहानी क्या है? वाडिया के और मेरे बीच यह तय हुआ है कि वह हमें यहाँ से बाहर निकाले, उसके बाद वह तेरे को खत्म कर देगा और 301 करोड़ की दौलत को मैं और वाडिया आधी आधी बांट लेंगे। कहते हुए बख्शी के स्वर में जहरीलापन भरता आया था। खोखे के दांत भींच गए। और जानता है होगा क्या? बख्शी ने पूर्वता लहजे में कहा। पहले वाडिया तेरे को मारेगा, उसके बाद मेरे को मारेगा और 301 करोड़ लेकर फुट लेगा। तेरे को वाडिया को लेकर मेरे पास नहीं आना चाहिए था। हालात ऐसे थे कि यह सब करना पड़ा।
बख्शी ने भिजे स्वर में कहा। अब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? खोखे ने बेचैनी क्रोध भरे स्वर में कहा। उसके पास रिवॉल्वर भी है और चाकू भी। ऊपर से बंदा खतरनाक है। वह हम दोनों को खत्म कर सकता है। इतनी आसानी से मैं यह सब नहीं होने दूंगा। 301 करोड़ की दौलत हमारे पास है, इसलिए खुद को बचाना अब और भी जरूरी हो गया है। जैसे भी हालात होंगे उसी के मुताबिक वाडिया से निपटना है। तू भी सावधान रहना। बख्शी एक एक शब्द चबाकर बोला। रास्ते में विश्वराज के फैले कई आदमी नजर आए थे। एक ने पास से गुजरते उसे टोका। ए, इस गठरी में क्या है? पीतल, बेचने जा रहे हैं। बख्शी लापरवाही किंतु सतर्क से स्वर में कह उठा। पूछने वाले ने और कुछ नहीं पूछा, शायद बुर्के वाली औरत को साथ देखकर। दोनों आगे बढ़ते चले गए। वाडिया बराबर पीछे था। किस्मत अच्छी थी, भगवान उनके साथ था। वह लोग 301 करोड़ जैसी मोटी रकम के साथ बिना किसी खतरे में घिरे धारावी से बाहर आ गए। विश्वराज के आदमी बतौर पहरेदार धारावी की गलियों में मौजूद थे। बख्शी और खोखा बैग की गठरी उठाए मुख्य सड़क पर आ गए। वाडिया फौरन उनके सिर पर आ पहुंचा। तीनों खुश थे कि बचाए हैं। उस तरफ वाडिया ने दाईं तरफ हाथ हिलाया, हरी फिएट की तरफ। वाडिया ने फिएट की तरफ देखा। तेरी है? बख्शी के होठों से निकला। तो क्या तेरी माँ की है? वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। बख्शी ने नाराजगी भरी निगाहों से उसे देखा। तो फिर पहले वाली भाषा पर आ गया। वाडिया ने खुद को संभाला। अभी कुछ देर उसने ठीक रहना था। मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, वाडिया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। अपनी आदत सुधार ले, बख्शी ने मुंह बनाया। मेरे को शिक्षा देता है? वाडिया ने हंसते हुए कहा। बैग की गठरी को थपथपाया। 301 करोड़ आ गए। बख्शी को जैसे होश आया। खोखे, बख्शी ने बैग की गठरी उसके कंधे पर डालते हुए कहा। संभाल इसे। मुझे क्या गधा समझ रखा है जो मेरे कंधे पर बोझ लाद रखा है? खोखे ने अपने कंधे पर बैग की गठरी संभाल ली। करोड़ों की दौलत को तू बोझ कहता है? वाडिया हंसा। इसमें से आधी तेरी है। तेरे माल का बोझ क्यों उठाऊं? जब आधा हो जाएगा तो अपना समझकर खुशी खुशी उठा लूंगा। बख्शी ने दांत फाड़े। इस समय तीनों मन ही मन में अपना खेल खेल रहे थे। खोखा, वाडिया और बख्शी दोनों की तरफ से शक खाए हुए था कि कहीं यह दोनों मिलकर उसे मार न दे। करोड़ों की दौलत के सामने उसकी जान की कीमत मिट्टी से भी कम थी। वह सावधान था कि अगर उसके साथ कोई गड़बड़ होती है तो जान बचाने के लिए इनसे सांड की तरह भिड़ जाएगा। कई बार लगता कि बख्शी उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, वह एक है बख्शी। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि अब वाडिया का पहला कदम खोखे को खत्म करना होगा, क्योंकि यह बात वाडिया के और उसके बीच तय थी। बख्शी को पूरा विश्वास था कि उसके बाद वाडिया फौरन उसका नंबर लगा देगा और बख्शी को किसी कीमत पर मंजूर नहीं था कि वाडिया खोखा को मारे या आधी दौलत ले। बख्शी खुद में इतनी हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वह वाडिया से निपटे, लेकिन इस बारे में तो पक्की तरह सोच चुका था कि जो भी हो वाडिया को अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। वाडिया हवा में उड़ रहा था जैसे। 301 करोड़ की दौलत को पा चुका था। बख्शी और खोखा को वह सिर्फ बोझा उठाने वाले मजदूर समझ रहा था, जो कि दौलत को सिर्फ कार तक ले जा रहे थे। इतनी बड़ी दौलत को करीब पाकर वाडिया के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसे तो विश्वास नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से खोखा को तलाश करके उससे दौलत हासिल कर चुका है। विश्वराज की नाक के नीचे यानी धारावी में ही वह सब कुछ कर गुजरा है। जब विश्वराज को मालूम होगा तो वह अवश्य सिर पीट लेगा। रही बात खोखा और बख्शी की, तो पहले वह बख्शी के साथ मिलकर खोखा को खत्म करेगा और उसके बाद बख्शी को। वाडिया को पूरा विश्वास था कि यह लोग उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। रात का 1 बज रहा था। वाडिया हरी फिएट के पास जाकर ठिठका। खोखा और बख्शी भी ठिठके। वाडिया भाई, मजा आ गया। बख्शी कार का दरवाजा खोलते हुए खोखे से बोला। देख क्या रहा है? जल्दी से बैग की गठरी सीट पर रख। किसी अच्छी जगह जाकर माल आधा आधा करते हैं। खोखा झुका और कंधे पर उठाई बैग को कार की सीट पर रखने की चेष्टा करने लगा। बख्शी वाडिया के पास पहुंचा।
खोखे की सतर्कता भरी एक आंख उन दोनों पर थी। वह शक खाया बैठा था। वाडिया और बख्शी की आंखें हिली। वाडिया, बख्शी हल्के फुल्के स्वर में बोला, अगर तेरे से मुलाकात नहीं होती तो खोखा और दौलत आज रात भी धारावी से बाहर नहीं आ पाते। कल सुबह विश्वराज कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकता था। वाडिया ने आंख से खोखे की तरफ इशारा किया। बख्शी समझ गया कि वाडिया खोखे को खत्म करने की तैयारी में है। वाडिया, आसपास नजर मार, देख तो कोई हमें देख तो नहीं रहा। बख्शी जल्दी से बोला। बख्शी का मतलब समझकर वाडिया का एक हाथ जेब में पड़े चाकू और गर्दन इधर उधर घूमी, यह देखने के लिए कि किसी की निगाह उन पर है कि नहीं। बख्शी ने यह खूबसूरत मौका नहीं गंवाया। वह जानता था कि ऐसा वक्त दोबारा सामने नहीं आएगा। बख्शी ने खुद में ढेर सारी हिम्मत इकट्ठी की और शेर की तरह झपट कर उसने दोनों हाथ वाडिया के सिर पर रखे और पूरे जोर से झटका दिया। वाडिया का माथा तेज आवाज के साथ कार की बॉडी से टकराया। वाडिया के होठों से करहा निकली। कुत्ते! वाडिया ने पीड़ा भरे स्वर में कुछ कहना चाहा। बख्शी के रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। 1 2 3 3 बार उसका माथा जोर जोर से कार की बॉडी पर दे मारा। माथा फट गया। खून निकलकर कुछ चेहरे पर और कुछ कार की बॉडी पर जा लगा। बख्शी ने वाडिया को छोड़ा तो वाडिया बेजान सा नीचे जा गिरा। बख्शी के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। मर गया? खोखा कार की पिछली सीट पर बैग की गठरी रखकर सीधा होता हुआ बोला। बख्शी बिना कुछ कहे नीचे झुका। वाडिया को चेक किया। बेहोश है। बख्शी के दांत भींचे हुए थे। वह सीधा हो गया। कार से बैग निकाल लूं? खोखा बोला। नहीं। बख्शी सीधा होते हुए बोला। अब कार को अपना ही समझ। इतनी बड़ी दौलत को सिर पर उठाकर हम सड़कों पर मारे मारे नहीं फिर सकते। कहने के साथ ही बख्शी ने जेब से रुमाल निकाला और कार पर लगे थोड़े से खून को अच्छी तरह साफ करने लगा। खोखा जल्दी से आगे बढ़ा और नीचे बेहोश पड़े वाडिया की जेबें टटोल कर चाकू और रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर उसने अपनी जेब में डाला और चाकू बख्शी की जेब में डालता हुआ बोला, चाकू है, रख ले। रिवॉल्वर भी है इसकी जेब में। वह मैंने ले ली है। कार की बॉडी से खून अच्छी तरह साफ करने के पश्चात बख्शी ने रुमाल को नीचे बेहोश पड़े वाडिया के मुंह पर फेंका और ड्राइविंग डोर खोलकर भीतर जा बैठा। खोखा भी उसकी बगल में आ बैठा। पिछली सीट पर पड़े बैग को सीट के नीचे की तरफ पायदान पर दबा दे। बख्शी कार स्टार्ट करते हुए बोला, ताकि एकदम किसी की नज़र उस पर न पड़ सके। खोखे ने फौरन पलटकर बैग की गठरी को सीट के नीचे पायदान पर फंसा दिया। वाडिया को होश कब आएगा? खोखा सीधा होकर बैठता हुआ बोला। बख्शी ने कार आगे बढ़ा दी। यह तो नहीं मालूम, लेकिन आ जाएगा। बख्शी ने लापरवाही से कहा। सिगरेट सुलगा कर दे। खोखे ने 2 सिगरेट सुलगाई, एक अपने लिए, दूसरी बख्शी के लिए। मुझे तो, खोखा कष्ट लेकर बोला, अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि हम बच निकले हैं। बच निकले हैं यार। बख्शी मुस्कुराया। बचने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि विश्वराज के आदमी उस एरिया को घेरे हुए लापरवाह थे। लापरवाह? हाँ, बख्शी ने कष्ट लिया। यह सोचकर लापरवाह कि खोखा जहां भी है, ऐसे घेरे में दौलत के साथ बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हाँ, खोखे ने गहरी सांस ली। उनका ख्याल गलत नहीं था। बख्शी हंसा, लेकिन हमने हिम्मत कर ही डाली। खोखा मुस्कुरा पड़ा। बख्शी, हाँ, हम 301 करोड़ की दौलत के मालिक बन गए हैं। खोखा की आवाज़ में खुशी नाच रही थी। इसमें कोई शक नहीं। अब हम बादशाहों की तरह बाकी की जिंदगी बिताएंगे। हाँ, लेकिन कुछ देर हमें सावधानी से रहना होगा। ऐसी जगह पर जहाँ विश्वराज, वाडिया, आयशा हमें तलाश न कर सके। वह लोग हमें तलाश करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। बख्शी के होठ भींच गए। ठीक कहते हो, इनसे बचना जरूरी है। खोखे ने बेचैनी से कहा, वरना दौलत भी जाएगी और जान भी। इतना आसान नहीं है अब यह सब करना। बख्शी ने सख्त स्वर में कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? मुंबई से बाहर। किस तरफ? पूना की तरफ। मुंबई से निकलने के बाद आगे की सोचेंगे। कार तेजी से दौड़ती जा रही थी। यही वह रात थी जब देवराज चौहान जेल से निकल भागा था। वाडिया जब फ्लैट पर पहुंचा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। चेहरे का खून तो उसने साफ कर लिया था, परंतु माथे के जख्म के आसपास का खून
वैसे ही जमा हुआ था। दर्द से उसका माथा फट रहा था, चक्कर आ रहे थे, साथ ही वह क्रोध के समंदर में गोते लगा रहा था। बख्शी उससे कहीं ज्यादा हरामी निकला था। इससे पहले कि वह बख्शी पर वार करता, बख्शी उस पर वार कर गया था। साला 2 टके का दलाल उसे मात दे गया। 301 करोड़ के माल के कारण ही बख्शी में इतनी हिम्मत आई कि वह वाडिया जैसे इंसान पर वार कर पाया। वाडिया को करोड़ों की दौलत हाथ से निकलने का भारी मलाल था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। खोखा और बख्शी दौलत ले उड़े थे। आयशा उसकी हालत देखते ही चौंकी। क्या हुआ? वाडिया ने दांत भींचकर अपना हाथ घुमाया। आयशा तेजी दिखाते हुए खुद को बचा गई। देख नहीं रही, चोट लगी है, थोबड़ा बिगड़ा हुआ है मेरा। वाडिया भीतर आ गया। आयशा दरवाजा बंद करके पलटी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? विश्वराज के आदमियों? नहीं नहीं। वाडिया आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और दांत भींचकर स्मैक की सिगरेट तैयार करने लगा। पूरी बात सुनकर तू मुझे गालियां देगी कि मैं क्या तीर मार कर आया हूं। आयशा की आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? वह दल्ला है ना धारावी का, जिसने खोखा का स्केच देखकर मुझे झूठे ही कहकर धारावी से टरका दिया था। बख्शी नाम है उसका। वह खोखे का खास यार है। मतलब कि उसे मालूम है दौलत के साथ खोखा कहाँ छिपा हुआ है? आयशा तीव्र स्वर में बोली। वाडिया के होठों से गुर्राहट निकली। उसने स्मैक वाली सिगरेट का कश लिया। बता राहुल, क्या हुआ? मैं 301 करोड़ की दौलत तक पहुंच गया था। वाडिया ने दांत भींचकर कहा। दौलत पर मेरा कब्जा भी हो गया था, लेकिन ठीक वक्त पर बख्शी मुझ पर वार करके खोखे के साथ दौलत ले उड़ा। आयशा के दांत भींच गए। दौलत तेरे हाथ आकर निकल गई? हाँ। ऐसा वक्त आने से पहले तूने मुझे फोन करके क्यों नहीं बुलाया? आयशा का चेहरा सुर्ख हो उठा। उस सारे काम में तेरी कहीं भी गुंजाइश नहीं थी। आयशा की आंखों में दरिंदगी नाचने लगी। पूरी बात बता। वाडिया ने सब कुछ बताया। होश आने पर देखा मेरी कार वहां नहीं थी। वो मेरी कार भी ले उड़े हैं। वाडिया पागल हो रहा था। आयशा के चेहरे से लगा जैसे उसका सब कुछ लुट-पुट गया हो। राहुल, मुझे तुझसे ऐसी आशा नहीं थी कि। वाडिया दांत पीसकर गुर्राया। आशा तो ऐसी मुझे भी अपने बारे में नहीं थी, लेकिन हो गया जो होना था। मैं भी क्या करता? उस कुत्ते ने मुझे संभलने का भी मौका नहीं दिया कि क्या होने जा रहा है। साले ने एक काम बढ़िया किया कि मेरा सिर 2-3 बार और कार पर नहीं मारा। मारा होता तो मैंने जिंदा नहीं बचना था। मुझे जिंदा छोड़कर अपने गले में मौत का मेडल लपका गया। आयशा ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। उन्हें ढूंढा जा सकता है? आयशा का स्वर सर्द था। उन्हें ढूंढा जा सकता हो या ना हो, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वाडिया दांत पीस उठा। मेरी कार उनके पास है। अगर कार उन्होंने कुछ दिन अपने ही पास रखी तो जल्दी हाथ में आ जाएंगे। वह दोनों दौलत के साथ मुंबई से निकल चुके होंगे। आयशा ने कहा। हाँ, सालों ने पहला काम तो यही किया होगा। वाडिया के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। मैं 6 घंटों में पता लगा लूंगा कि मुंबई छोड़कर वह कहाँ गए हैं। उसके बाद उन्हें ढूंढ पाना कठिन नहीं होगा। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। आयशा ने सर्द स्वर में कहा। जो मर्जी कर, लेकिन तू बैठे बैठे तमाशा देख रही है। मेरा माथा फटा पड़ा है, बैंडेज कर। दौलत की पड़ी है, यह नहीं कि दवा लगा दूं। वाडिया दांत भींचकर गुर्राया। बख्शी ने उसे जो शिकस्त दी थी वह समझ नहीं पा रहा था कि किसका गला काटकर अपनी खींच उतारे। विश्वराज गहरी नींद में था कि सुबह 5:30 बजे फोन की घंटी बज उठी। कई बार बेल होने के बाद विश्वराज ने उखड़े अंदाज में रिसीवर उठाया। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। शिवनाथ का स्वर उसके कानों में पड़ा। विश्वराज की आंखें खुल गई, क्योंकि शिवनाथ की आवाज आमतौर की तरह सामान्य न होकर हड़बड़ाई सी थी। विश्वराज ने सामान्य स्वर में कहा। कहो सर, भारी गड़बड़ हो गई है। शिवनाथ की आवाज में अस्पष्ट हड़बड़ाहट के भाव छलके। क्या? विश्वराज के माथे पर बल उभर आए। अभी अभी खबर मिली है कि कुछ घंटे पहले देवराज चौहान जेल से भाग निकला है। क्या? विश्वराज कई पलों के लिए सख्ती की हालत में रह गया। देवराज चौहान जेल से भाग निकला है, मतलब कि उसकी मौत ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। सर, हाँ। विश्वराज के मस्तिष्क को झटका लगा। देवराज चौहान जेल? कब भागा वह जेल से?
विश्वराज को अपनी आवाज़ बेकाबू होती लग रही थी। रात 9-10 के करीब मेरे आदमी ने मुझे अभी अभी फ़ोन करके बताया है। विश्वराज के होठों से कोई शब्द नहीं निकला। सर, हाँ। विश्वराज समझ नहीं पाया कि वह क्या सोच रहा है। देवराज चौहान का इस तरह जेल से बाहर आ जाना हमारे लिए बहुत खतरे की बात हो गई है। देवराज चौहान को हमने ही धोखे से पुलिस के हाथों में पहुंचाया था। शिवनाथ के शब्द सुलगते अंगारों की तरह उसके कानों में पड़ रहे थे। देवराज चौहान क्या है हम जानते ही हैं, वह हमें छोड़ेगा नहीं। तुम ठीक कहते हो शिवनाथ। विश्वराज के होठ भींच गए। अब क्या किया जाए? कुछ पलों की सोच के बाद विश्वराज बोला, शिवनाथ, हमारे पास एक से एक खतरनाक आदमी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन देवराज चौहान से मुकाबला करना हमें नुकसान दे सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, कुछ देर के लिए आपको सारी हरकतें बंद करके देवराज चौहान की नज़रों से दूर खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। जब वह आपको तलाश करके थक जाएगा तो खुद ही मामला ठंडा हो जाएगा। विश्वराज के दांत भींच गए। तुम मुझे छिपने के लिए कह रहे हो? मेरे ख्याल में तो इस समय ऐसा करना ही ठीक होगा, क्योंकि चुप रहो। मेरे पास इतनी ताकत है कि 10 देवराज चौहानों को खत्म कर दूं। वह तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त देवराज चौहान से टकराव ना ही हो तो अच्छा है। शट अप। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। जवाब में शिवनाथ की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। विश्वराज भी रिसीवर पकड़े खड़ा रहा। विश्वराज के दांत भींचे हुए थे, चेहरा सुर्ख सा हो उठा था। सिकुड़ी आंखों में सोचों के तरह तरह के भाव नाच रहे थे। चेहरे पर उलझन ही उलझन थी। शिवनाथ, आधे मिनट की खामोशी के बाद विश्वराज सोच भरे स्वर में बोला, शायद तुम ठीक कहते हो कि देवराज चौहान से ना ही टकराया जाए तो ठीक रहेगा। जी, यह ठीक है कि हम देवराज चौहान से निपट सकते हैं। ऐसे में अगर लड़ाई लंबी हो गई तो पुलिस भी बीच में आ सकती है। इन सब बातों से हमारे धंधों को खासा नुकसान हो सकता है। विश्वराज एक एक शब्द चबाकर सोचते हुए कह रहा था। झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है। जी शिवनाथ, धारावी का हमारा बार और जुआघर ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे आदमी उसे संभाल लेंगे और तुम कभी कभार जाकर वहाँ का हिसाब ले लिया करना। विश्वराज ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ देर के लिए हम अपना धंधा खामोशी से कहीं और से चालू रखेंगे। ठीक है सर। बार में मेरे ऑफिस जाना और वहाँ का मेरा सारा सामान लेकर मेरे बंगले पर आ जाओ। विश्वराज कहते हुए गहरी सोच में था। मैं कहाँ रहता हूँ इस बात को शायद ही कोई जानता है। देवराज चौहान यहाँ तक नहीं आ सकेगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपके बंगले के बारे में आयशा जानती है। वह देवराज चौहान और आयशा में ना तो दोस्ती हो सकती है और ना मेल मुलाकात। मतलब कि देवराज चौहान को आयशा से यहाँ का पता नहीं मिल सकता। विश्वराज ने भींचे स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं। खोखा मिला? नहीं सर, अभी तो नहीं। स्पीड बढ़ाओ शिवनाथ। खोखे के पास 301 करोड़ जैसी भारी दौलत है। जी मैं सुनो, दिन की रोशनी के साथ ही धारावी के उस एरिया की एक एक खोली की तलाशी लेना शुरू कर दो। वहाँ खोखे के छिपे होने का अंदेशा है। विश्वराज ने सख्त स्वर में कहा। ऐसे मौके पर कोई सामने आए, काम में अड़चन पैदा करने की चेष्टा करे तो उसे खत्म कर दो। मेरे ख्याल में कोई भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। शिवनाथ के स्वर में विश्वास था। इस बात का खास ध्यान रखना कि हमें खोखा नहीं, खोखे के पास मौजूद 301 करोड़ के हीरे जवाहरात चाहिए, हर हाल में चाहिए। विश्वराज एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। ओके सर। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, देवराज चौहान बार में आएगा? यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में आएगा। अपने आदमियों से कह दो कि देवराज चौहान बार में आए तो उसे खत्म करने की चेष्टा की जाए। कहने के साथ ही विश्वराज ने रिसीवर रख दिया। विश्वराज महसूस कर रहा था कि देवराज चौहान के जेल से भागने के कारण उसके लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। देवराज चौहान उसे तलाश करके खत्म करने की पूरी चेष्टा करेगा। सुबह के 8 बजे थे। देवराज चौहान और जगमोहन चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों के कंधों पर बैग लटके थे, जिनमें ग्रेनेड विस्फोटक पदार्थ मौजूद थे। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था।
जगमोहन के होठ पिंचे हुए थे। आओ। देवराज चौहान के होठ हिले। विश्वराज अपने बार में होगा? जगमोहन ने एकाएक पूछा। अगर उसे मेरे जेल से फरार होने की खबर नहीं मिली तो उसके बार में होने के पूरे चांसेस हैं। जगमोहन की आंखें सुलग उठी। और अगर विश्वराज से मुलाकात हो गई तो यह भी मालूम हो जाएगा कि 301 करोड़ की दौलत किसके पास है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। होगी किसके पास? जगमोहन जहरीले स्वर में कह उठा। विश्वराज के पास होगी या आयशा के पास होगी? देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाया तो जगमोहन ने टोका। रुको। देवराज चौहान ने ठिठक कर जगमोहन को देखा। मेरे ख्याल में तुम्हारा इस तरह खुले में जाना ठीक नहीं। जगमोहन ने कहा। रात ही तुम जेल से भागे हो। जो भी हो, पुलिस तुम्हें तलाश करने की चेष्टा तो कर ही रही होगी, एक दूसरे को दिखाने के लिए ही सही, परंतु सड़क पर बने बैरियरों पर यदा कदा चेकिंग की व्यवस्था तो कर ही रखी होगी। बरबस ही देवराज चौहान का हाथ अपने गालों पर जा पहुंचा। एकाएक मुस्कुराया। शायद तुम ठीक कहते हो। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। मैं दाढ़ी लेकर आता हूँ। जगमोहन बैग को नीचे रखता हुआ बोला। चेहरे पर लगा लेना। कहने के साथ ही जगमोहन बंगले के भीतर कमरे में चला गया। जब वापस आया तो हाथ में दाढ़ी मूछे थी। देवराज चौहान दाढ़ी मूछों को लेकर शीशे के पास पहुंचा और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें चेहरे पर लगा लिया। चेहरे को देखकर एक बार भी शक नहीं होता था कि वह दाढ़ी मूछें नकली थी। चेहरा भी बहुत बदल गया था। उसके बाद दोनों बाहर आकर कार में बैठे। जगमोहन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कार का रुख धारावी की तरफ था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। डकैती की रात खोखा तुम्हारे साथ था? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। उस रात के बाद वह नहीं मिला? नहीं। जब तुम पुलिस के हाथों में पड़ गए तो उसकी तरफ से मेरा ध्यान हट गया। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन उसने बंगला देखा हुआ था, उसे तो आना चाहिए था। कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो? हाँ। जगमोहन ने सिर हिलाया। ऐसा ही होगा, नहीं तो वह आता अवश्य। धारावी पहुंचते ही पहले खोखा के बारे में पूछ लेना। देवराज चौहान ने कहा। मैं उसके रहने का ठिकाना नहीं जानता, लेकिन वहाँ कोई होटल, नानाजी का होटल है वह। खोखा उसी होटल के पास रास्ते पर नजर आता है कि नए पुराने आने जाने वाले को पटाकर उनका काम करवाकर कमीशन के तौर पर पैसा मारा जा सके। वहाँ से खोखे के ठिकाने का पता चल जाएगा। जवाब में जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे रोका। सामने ही फुटपाथ के पार नानाजी का होटल था। इंजन बंद करते हुए जगमोहन ने कहा। चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगी होने के कारण तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और विश्वराज तक खबर भी नहीं पहुंच पाएगी कि तुम यहाँ आ पहुंचे हो। वह सतर्क नहीं हो सकेगा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। पहले होटल से तुम खोखे के बारे में पूछ कर आओ। हो सकता है वह तुम्हें बाहर ही मंडराता नजर आ जाए। मिल जाए तो लेते ही आना। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जगमोहन ने सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलते हुए बंद करने के पश्चात आगे बढ़ गया। देवराज चौहान कार में बैठा नजरें दौड़ाता सिगरेट की कश लेता रहा। 15 मिनट के बाद जगमोहन की वापसी हुई। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव फैले हुए थे। कार में बैठते हुए कह उठा। खोखा तो बहुत पहुंचा हुआ निकला। देवराज चौहान ने जगमोहन के चेहरे पर निगाह मारी। उस रात होटल के सामने से महाराज सुजान सिंह के हीरे जवाहरातों से भरा 301 करोड़ का बैग खोखा ही ले उड़ा था। किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगी कि बैग ले जाने वाला खोखा है। देवराज चौहान के होठों पर बरबस ही मुस्कान फैल गई। खोखे ने साबित कर दिया कि वह खोखा नहीं, फिर से खोखर बन गया है। देवराज चौहान के होठों से निकला। आगे सुनो। कहो। खोखर बैग लेकर धारावी में अपनी खोली में आ पहुंचा था, लेकिन यह बात किसी तरह खुल ही गई कि 301 करोड़ वाला बैग खोखे के पास है। पहले यह बात वाडिया को पता चली। वाडिया खोखे से बैग लेने के लिए धारावी पहुंचा तो शिवनाथ उसके सामने आ गया। दोनों में तय हुआ कि बैग का माल वह दोनों आधा आधा कर लेंगे। दोनों खोखे की खोली में पहुंचे, लेकिन खोखे को इस बात की हवा मिल गई कि 4 लोग उसके पास आ रहे हैं। वह बैग लेकर अपनी खोली से खिसक गया। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया, लेकिन खोली से भागकर वह ज्यादा दूर नहीं जा सका।
क्योंकि खोली खाली मिलते ही शिवनाथ ने उसी समय अपने आदमी दौड़ा दिए थे, परंतु खोखा नहीं मिला, जबकि वह बैग के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मतलब कि खोखा आसपास ही कहीं छिप गया? हाँ, अपने किसी चाहने वाले के यहाँ जा छिपा होगा। जिसके यहाँ भी छिपा होगा वह उसका कोई खास यार दोस्त रहा होगा, वरना विश्वराज का यहाँ सिक्का चलता है, उससे कोई दुश्मनी मोल लेकर खोखा को अपने यहाँ नहीं छिपाएगा। शिवनाथ को भी इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि खोखा आसपास ही कहीं है। उसने अपने आदमी उस सारे एरिया में फैला दिए। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। खोखा मिला? नहीं, वह जहां भी छिपा है वहां से नहीं निकला, और अभी कुछ देर पहले ही शिवनाथ के आदमी उस एरिया को छानने में लग गए हैं कि खोखा कहाँ है। बताने वाले का कहना है कि खोखा जहां भी होगा शिवनाथ के आदमी उसे जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। देवराज चौहान ने कश लिया, मतलब कि खोखा जब 301 करोड़ के साथ मिल जाएगा तो उसे विश्वराज के पास ले जाया जाएगा। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। और हम विश्वराज को तबाह करने जा रहे हैं, उसका बार जुआघर उड़ाने जा रहे हैं। ऐसे में खोखा और दौलत हाथ आ गई तो उसके आदमी उसे कहाँ ले जाएंगे? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मालूम करने की कोशिश करो कि खोखा का यार दोस्त कौन था। दोस्त? हाँ, किसके साथ उसका उठना बैठना था? जगमोहन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। 20 मिनट बाद वापस लौटा। खोखे का ज्यादा मेल मिलाप पक्षी नाम के आदमी के साथ था, वह भी दलाली करता है, जगमोहन ने बताया। यह बात नानाजी के होटल से तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन कुछ आगे जाकर लाखन चाय वाला है, उससे पता चली। फुर्सत में दोनों एक साथ ही बैठते थे। बख्शी कहाँ रहता है? उसकी खोली के बारे में लाखन चाय वाले से पूछकर मैं वहां तक गया था। रास्ते में विश्वराज के आदमियों को कई जगह की तलाशी लेते भी देखा। बख्शी की खोली पर पहुंचा तो खोली का दरवाजा खुला पड़ा था, भीतर कोई भी नहीं था। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए, मतलब कि खोखा बख्शी के यहाँ ही छिपा था। देवराज चौहान के होठों से निकला, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अब बख्शी और खोखा दौलत के साथ कहीं फुट चुके हैं। अपनी तसल्ली के लिए मैं लाखन चाय वाले के पास फिर गया कि शायद बख्शी वगैरह के बारे में कुछ पता चले कि वह कहाँ है। तो उसका कहना था, बख्शी हर सुबह उसके यहाँ आकर चाय पीता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब सुबह ना आए। लेकिन मुद्दत के बाद आज पहला दिन है कि आज बख्शी उसके पास चाय पीने नहीं आया। बख्शी और खोखा दौलत के साथ जैसे तैसे धारावी से निकल गए हैं। जगमोहन के होठ भींच गए। निकल कैसे गए? उन्हें ढूंढना होगा। जगमोहन अपने शब्दों पर जोर देकर बोला, उनके पास 301 करोड़ जैसी मोटी दौलत है, जिसे पाने के लिए हमने ढूंढ लेंगे उन्हें। पहले विश्वराज का मामला निपटाना है। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। उसी की वजह से मैं जेल गया और दौलत भी हाथ से निकली। देवराज चौहान और जगमोहन ने विश्वराज के बार में प्रवेश किया। जगमोहन तो वहां पहले नहीं आया था, परंतु देवराज चौहान यहां आकर हंगामा मचा चुका था। लेकिन इस समय चूंकि वह दाढ़ी मूंछों में था, इसलिए किसी के द्वारा पहचाने जाने का मतलब ही नहीं था। सुबह का समय होने के कारण बार में मनहूसियत सी छाई महसूस हो रही थी। सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहा था, जो कुर्सी पर सोने के अंदाज में बैठा था। यकीनन उसकी रात की ड्यूटी रही होगी और इस समय नींद का समय ना मिला होने के कारण यूं ही बैठकर नींद की खुमारी उतारने की चेष्टा कर रहा था। और भी लोग होंगे, परंतु इस समय नजर नहीं आ रहे थे। इस तरफ आओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा और बार की तरफ बढ़ा। बार काउंटर के पीछे कमरे बने हैं, वहां विश्वराज और शिवनाथ बैठते हैं। दोनों के कंधों पर बैग लटके हुए थे। काउंटर की तरफ 4 कदम ही उठे थे कि तभी काउंटर के पीछे से एक आदमी सीधा होता हुआ नजर आया। शक्लो सूरत से वह जैसे सफाई वाला लग रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन को देखा तो नजरें उन पर टिक गई। सफाई वाले की नजरें उन पर जा टिकी। दोनों काउंटर के करीब पहुंचकर ठिठके। क्या है? सफाई कर्मचारी ने पूछा। विश्वराज कहाँ है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। मालूम नहीं, सफाई वाले ने उखड़े स्वर में कहा। बार में नहीं है? नहीं है, सफाई वाला पूर्वता लहजे में बोला। शिवनाथ कहाँ है? देवराज चौहान के स्वर में
किसी तरह का भाव नहीं था। अंदर है, अपने कमरे में होगा, सफाई वाले ने बेमन से कहा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। तुम दोनों कौन हो? विश्वराज के काम के आदमी हैं, यहाँ आते रहते हैं। मस्त रहो, हम खुद ही शिवनाथ से मिल लेते हैं, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा और आगे बढ़ गया। जगमोहन उसके साथ हो गया। सफाई वाला अपने काम में व्यस्त हो गया। शिवनाथ 7 बजे सुबह बार में पहुंचा था। वहां सोए सारे आदमियों को नींद से उठाकर ऑर्डर दिया कि खोखे और दौलत को ढूंढने के लिए उस एरिया की एक एक खोली छान मारो। कोई बीच में आए तो उसके हाथ पांव तोड़कर एक तरफ डाल दो। शिवनाथ की कही का फौरन पालन हुआ। 15 मिनट में ही सारे आदमी छिपे खोखे को निकालने के लिए जा चुके थे। उसके बाद शिवनाथ काउंटर के पीछे बने कमरों में प्रवेश करते हुए विश्वराज के ऑफिस में पहुंचा और हर जरूरी सामान को पैक करके ले जाने की तैयारी करने लगा। वहां की हर डुप्लीकेट चाबी शिवनाथ के पास थी। विश्वराज की जरूरी फाइलों और अन्य तरह के सामान को उसके बंगले पर ले जाना था। 1 घंटे में अकेले ही शिवनाथ ने सारे सामान की पैकिंग कर ली थी, लेकिन अभी तक गया नहीं था। कुर्सी पर जा बैठा था। उसे खोखा की खबर, खोखा के पास की दौलत के बारे में कोई सूचना नहीं आई थी। वह नहीं चाहता था कि खोखा की खबर पाने के लिए उसे वापस धारावी में यहाँ इस बार में लौटना पड़े और ऐसे में देवराज चौहान से उसका सामना हो जाए। पिछले 1 घंटे से शिवनाथ खोखा की खबर पाने के लिए बैठा था। बैठे बैठे थकान हो जाने की वजह से शिवनाथ ने उस एरिया में जाने की सोची जहां खोखे को ढूंढा जा रहा था। अभी शिवनाथ अपनी इस सोच से बाहर निकला भी नहीं था कि दरवाजा खुला। देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। शिवनाथ देवराज चौहान को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी और जगमोहन को वह पहचानता ही नहीं था। उसने प्रश्न भरी निगाहों से दोनों को देखा। कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आ गए? शिवनाथ का स्वर सख्त था। शिवनाथ को ना पहचाने जाने की वजह से जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। उसने सिगरेट सुलगाकर कंधे पर लटका रखा बैग उतार कर नीचे रखा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। नजरें पैक किए सामान पर गई। मरना चाहते हो क्या? शिवनाथ के जबड़ों में कसाव आ गया। बहुत जल्दी तैश में आ जाते हो शिवनाथ। देवराज चौहान का स्वर सर्द सपाट था। शिवनाथ चौंका। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। आंखें फाड़े वह देवराज चौहान को देखता रह गया। देवराज चौहान शांत अंदाज में कुर्सी पर बैठा कश लेता शिवनाथ को देखता रहा। यह जानकर कि सामने खड़ा इंसान शिवनाथ है, जगमोहन का खून खौल उठा, लेकिन अपने पर काबू रखा क्योंकि देवराज चौहान और शिवनाथ में बात चल रही थी। कई पलों के बाद शिवनाथ के होठों से फीका घबराया सा स्वर निकला। देवराज चौहान? देवराज चौहान ने कश लिया। तुमने क्या सोचा था कि देवराज चौहान एक बार जेल में पहुंच गया तो देवराज चौहान का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? देवराज चौहान की आवाज में मौत के भाव छलक रहे थे। शिवनाथ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हड़बड़ाकर वह 2 कदम पीछे हो गया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो फिर किसने सोचा था शिवनाथ? देवराज चौहान का स्वर शरीर को कंपा देने का दम रखता था। मैंने नहीं। मैंने पूछा है किसने? विश्वराज ने। तुमने कुछ नहीं किया? देवराज चौहान की आंखों की सुर्खी शिवनाथ को खाई जा रही थी। मैंने तो विश्वराज का कहना माना था। शिवनाथ की हालत देखने लायक थी। क्या कहा था विश्वराज ने? तुम महाराजा सुजान सिंह के सेक्रेटरी प्रीतम लाल की आड़ लिए पुलिस के घेरे से निकल रहे थे। विश्वराज ने मुझे कहा कि किसी आदमी को प्रीतम लाल को शूट करने के लिए कह दूं, ताकि प्रीतम लाल के सामने से हटते ही पुलिस मुझे गोलियों से भून दे। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहते हुए सिर हिलाकर कश लिया। शिवनाथ के होठों से कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन विश्वराज की और तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पुलिस ने मुझे गोलियां मारने की जगह गिरफ्तार करना ज्यादा अच्छा समझा और मैं फिर जेल से निकल आया। देवराज चौहान जान लेने वाले अंदाज में मुस्कुराया। बहुत कमीने हो तुम दोनों। मैं नहीं, विश्वराज। मैं तो उसका ऑर्डर मानता हूँ। शिवनाथ सूखे होठों पर जीभ फेरकर बोला। देवराज चौहान के होठों पर पूर्वता जैसी मुस्कान फैल गई।
301 करोड़ की दौलत तो आयशा ले गई होगी। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, नहीं, विश्वराज ने होटल के बाहर उसे भी खत्म करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आयशा गोलियों से बच निकली। वाडिया उसे कार में बिठाकर बचाकर ले गया। और मतलब कि विश्वराज आयशा को भी नहीं मार सका, उससे भी दुश्मनी मोल ले ली। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। खैर, तो वह महाराजा सुजान सिंह के हीरे जवाहरातों से भरा 301 करोड़ की कीमत वाला बैग तो विश्वराज को मिल ही गया होगा। शिवनाथ ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जल्दी से कहा, नहीं, बैग को खोखा नाम का एक आदमी ले भागा। खोखा? हाँ, यहीं इस धारावी में रहता है। बैग के साथ वह छिपा हुआ है। मेरे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। अभी वह हाथ आ जाएगा। शिवनाथ की आवाज कांप सी रही थी। मेरी जान मत लेना देवराज चौहान। खोखा से दौलत मिलते ही सारी तुम ले लेना, लेकिन मुझे मत मारना। मैं? विश्वराज कहाँ है शिवनाथ? देवराज चौहान के शब्द मौत के रंग रूप में लिपटे हुए थे। शिवनाथ का चेहरा बिल्कुल ही फक पड़ गया। जवाब दो। शिवनाथ के होठ हिलकर रह गए। जगमोहन दांत पीसते हुए शिवनाथ की तरफ बढ़ा कि देवराज चौहान के इशारे पर ठिठक गया। इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, यह ऐसे ही बता देगा। देवराज चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। शिवनाथ बेजान सा खड़ा रह गया। बोलो शिवनाथ। वह अपने बंगले में है। शिवनाथ के होठों से खरखराता स्वर निकला। बंगला कहाँ है? शिवनाथ ने बताया। एक कागज पर बंगले का पता लिखो और इस बात का ध्यान रखना कि तुम हमारे साथ चलोगे। अगर वहां विश्वराज नहीं हुआ तो फिर जानते ही हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। देवराज चौहान का स्वर बिल्कुल शांत था। शिवनाथ का शरीर जोरों से कांपा। लिखो। शिवनाथ लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और टेबल पर रखे कागज पर विश्वराज के बंगले का पता लिखा। देवराज चौहान ने कागज पर लिखे पते को पढ़ने के बाद शिवनाथ को देखा। अभी भी सोच लो, अगर पता गलत हो तो ठीक करने का वक्त है अभी। मैंने ठीक पता लिखा है। शिवनाथ को अपनी आवाज ही बेगानी सी लग रही थी। देवराज चौहान पते वाला कागज जेब में डालता हुआ बोला, शिवनाथ, हम इस बार और कुछ फासले पर मौजूद विश्वराज के जुआ घर को बारूद से उड़ाने आए हैं। तुम्हें कोई ऐतराज हो तो कह सकते हो। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? शिवनाथ कांपते स्वर में कह उठा। लेकिन मेरी जान मत लेना। मैंने तो जो किया था विश्वराज के कहने पर किया था। मुझे मत मारना। देवराज चौहान ने सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी। शिवनाथ, अपने 2-3 आदमियों को बुलाओ। देवराज चौहान एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। उनसे कहना कि विश्वराज के हुक्म पर बार और जुआ घर को उड़ाया जा रहा है। वह लोग जगमोहन के साथ बार और जुआ घर में बारूद लगाएंगे। समझे मेरी बात? बारूद हम अपने साथ लाए हैं। शिवनाथ ने फौरन अपना फक चेहरा हिलाया। बुलाओ अपने आदमियों को। वह लोग खोखा की तलाश में जो 2-4 हैं उन्हें ही बुला लो। देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। हमारा काम निपट जाएगा। 1 घंटे बाद जगमोहन की वापसी हुई। तब तक शिवनाथ सूखी जान के साथ कुर्सी पर बैठा था। देवराज चौहान ने उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपने कब्जे में ले ली थी। देवराज चौहान ने चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी मूछें अभी तक नहीं उतारी थी। शिवनाथ के प्रति वह हर पल सावधान रहा था कि वह कोई गड़बड़ करने की कोशिश न करे। देवराज चौहान ने सवालिया निगाहों से जगमोहन को देखा। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। जुआ घर में? देवराज चौहान ने पूछा। बार और जुआ घर दोनों जगहों पर बारूद लगा दिया गया है। जगमोहन ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अब सिर्फ आग दिखाने की देर है, बाकी का काम बारूद करेगा। शिवनाथ का चेहरा पीला सा होकर और भी लटक गया। तुम्हारे साथ जो आदमी बारूद लगा रहे थे वह कहाँ है? बार और जुआ घर में। इस बात का पहरा दे रहे हैं कि कोई पीछे बारूद को छेड़ने की कोशिश न करे। देवराज चौहान ने मौत की सी निगाहों से शिवनाथ को देखा। कैसा लग रहा है शिवनाथ? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।